चलिए, कहता है पहला प्रश्न, एक रासायनिक प्रक्रिया या ईंधन और ऑक्सीजन के बीच एक प्रतिक्रिया है जिससे ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है और एक लौ बनती है। तो ये किस कारण से होता है? ये चालकता एक रासायनिक प्रक्रिया है, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है, कार्बनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है, संवहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो किस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो है वो ईंधन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है और ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं कंब्यूशन, दहन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दहन हो जाएगा, क्योंकि एक रासायनिक प्रक्रिया है, उसमें ऑक्सीजन और आपका ईंधन जो हाइड्रोकार्बन है दोनों के बीच में रिएक्शन होता है और ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। पूर्ण दहन मतलब हवा और ऑक्सीजन की असीमित आपूर्ति होती है और अपूर्ण दहन में क्या होता है? हवा की आपूर्ति कम होती है, सीमित होती है। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ईंधन पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करेगा और बदले में क्या देगा? बदले में कार्बन डाइऑक्साइड के बावजूद कार्बन मोनोऑक्साइड देगा, CO देगा। CO2 के बदले क्या देगा? CO देगा। कब? जब सही ढंग से नहीं जलेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दहन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? दहन हो जाएगा। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न संख्या 32। अमित कुमार, प्रश्न संख्या 32, दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये तमिलनाडु है। ये क्या है? तमिलनाडु है। और यही तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप है। यहां रामेश्वरम द्वीप। तो रामेश्वरम द्वीप जो है वहां पर भगवान शिव, भगवान शंकर जो है ऑलरेडी उन्हीं की बात, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, याद रखना है। कहाँ? रामेश्वरम में। और ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में, याद रखेंगे। इस प्रकार आंसर इसका क्या हो गया? तमिलनाडु। दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रिया कुमारी अपना आवाज को म्यूट कर देंगे। प्रिया कुमारी अपना आवाज को म्यूट कीजिए, अपना आवाज को म्यूट कीजिए, उधर से आवाज आ रही है। हाँ चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? भारत में श्वेत क्रांति जो है इसका संबंध आपको ऑलरेडी डेयरी उत्पाद से है। मदर डेयरी मतलब दूध उत्पादन से है, याद रखना है। किससे है? दूध उत्पादन से है। लेकिन यह ध्यान में रखना है कि श्वेत क्रांति का संबंध ऑलरेडी भारत में ऑपरेशन फ्लड से है और श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता था? वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन को कहा जाता था, याद रखना है। और वर्गीज कुरियन ही का कंसेप्ट था कि भारत में दूध उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड शुरू करना चाहिए। ऑपरेशन फ्लड शुरू करना चाहिए। तो ऑलरेडी ये सहकारी जो है डेयरी का ही ऑलरेडी ये कंसेप्ट था, याद रखना है। लेकिन यहां मदर डेयरी नहीं होगा, ये सहकारी डेयरी कौन था? अमूल था। तो आंसर क्या हो जाएगा? अमूल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? अमूल हो जाएगा, याद रखिएगा। ये प्रकार से कोऑपरेटिव डेयरी था। 1970 में जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया था ऑपरेशन फ्लड, और ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से ऑलरेडी भारत में बाढ़ आ गया। 1998 से लगातार भारत में आज तक दूध उत्पादन नंबर 1 है, याद रखना है। पूरे वर्ल्ड में
दूध उत्पादन में भारत आज नंबर 1 है। बताइए किस राज्य का स्थान नंबर 1 है दूध उत्पादन में, जल्दी बोलो। कौन सा राज्य नंबर 1 दूध उत्पादन में है जी? चलिए, उत्तर प्रदेश। क्या बोले सर? कौन सा राज्य दूध? यूपी। हाँ, यूपी। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 34। पूरे स्क्रीन पर एक ही क्वेश्चन को रखिए, बड़ा कर दीजिए उसको। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खाद्य निगम की भूमिका नहीं है? कौन सा भारतीय खाद्य निगम की भूमिका नहीं है? भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की भूमिका नहीं। एफसीआई क्या नहीं करती है? एफसीआई क्या नहीं करती है? तो पहला, यह सुनिश्चित करना कि किसानों को एमएसपी से नीचे अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर न होना। बिल्कुल। अब देखिए एमएसपी क्या है? ये मिनिमम सपोर्टिव प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो सरकार तय करती है कि मान लिया कि 2400 रुपया प्रति क्विंटल से नीचे हम गेहूं नहीं बेचेंगे, तो हर हाल में 2400 रुपया पर खरीदेगा कौन? एफसीआई। ऐसा नहीं कि 2200-2300 खरीदेगा। तो ये बिल्कुल सही है, एमएसपी से नीचे नहीं खरीदता है। दूसरा, बफर स्टॉक की खरीद। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि हम अपने स्टॉक को बढ़ाएंगे। देश में खाद्य संकट से निपटने के लिए भारतीय खाद्य निगम ऑलरेडी किसानों से अपने उत्पाद को खरीदती है, याद रखिएगा। दूसरा भी सही है। तीसरा, कृषि ऋण और इन गिरफ्ता से संबंधित कानून बनाना, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। एफसीआई से एग्रीकल्चर लोन और डेबिट से इसको किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। चौथा, किसानों से उपज खरीद के लिए केंद्र स्थापित करना। बिल्कुल, किसानों से जो उत्पादन होता है उसकी खरीद के लिए एक जगह सेंटर बनाती है। ये क्या काम, किसका काम है ये? तो एफसीआई का काम है। पूछेगा एफसीआई का स्थापना कब हुआ? तो 1965 में हुआ। कब हुआ जी? 1965 में हुआ, याद रखना है। और यहां से क्या होता है, अनाज को लेकर सरकार क्या करती है? सरकार क्या करती है? देखो, आज जो लोग खुश है कि 5 किलो अनाज हमको मिल रहा है, चावल गेहूं, तो कैसे खुश है? इसके पीछे क्या कारण है? तो कारण यही है कि जो एफसीआई में अनाज रखी जाती है वहां पर स्टॉक में से यहीं से निकाला जाता है अनाज 5 केजी, और ये किसानों को दिया ये आम लोगों को दिया जाता है। ये आम लोगों को दिया जाता है ताकि भूखा ना मरे, याद रखिएगा। ठीक है, और ये एफसीआई हुआ। सरकार यहां खरीदेगी 30 रुपये, ठीक है, याद रखना है, और खरीद कर इसको 3 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो ऑलरेडी उपलब्ध कराती है लोगों को, याद रखिएगा, या फ्री उपलब्ध कराती है। यही पीडीएस है, सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली यही है। समझ गए? चलो, तो एफसीआई का स्थापना कब हुआ जी? 1935 में सर। 1965। नहीं, एफसीआई का 49। हाँ, एफसीआई। एफसीआई बोले सर। हाँ, एफसीआई, हाँ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलो, वेरी गुड, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। बढ़िया, आगे क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, क्या कहता है? ऊपर कीजिए। गढ़वाल वंशी शासकों द्वारा, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, गढ़वाल वंशी शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली, तुरुस्क दंड की वसूली, किसकी वसूली? तो तुरुस्क दंड, एक प्रकार से कर की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। और यह अभिलेख कहां प्राप्त हुआ है? तो देखिए, गढ़वाल वंशी जो शासक था, बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा का अभिलेख मिलती है,
और इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? मनेर से होती है, बिहार के मनेर से होती है, याद रखना है। ठीक है। गढ़वाल वंशी शासकों द्वारा बिहार में एक प्रकार से त्रुसदंड की वसूली। त्रुसदंड क्या था? एक कर था, याद रखना है, ये रक्षा कर था। ठीक है। तो ये कहां से मिला? मनेर से। चलो अगला पॉइंट 36। कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला नया साल, महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नया साल किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में हिंदू द्वारा मनाया जाने वाला नया साल गुड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसको गुड़ी पड़वा कहा जाता है। और ये बसंत के समय का त्योहार होता है। ये कब का त्योहार होता है? बसंत के समय का त्योहार होता है। गुड़ी पर्व एक ऐसा पर्व है जिसकी शुरुआत के साथ सनातन धर्म की कई कहानियां जुड़ा होता है। और ये चैत मास जो होता है, हिंदी का महीना, वहीं से चैत नवरात्रा के समय ये शुरू होता है, यह ध्यान में रखिएगा। चैत नवरात्रा में ये शुरू होगा गुड़ी पर्व। कहाँ होगा? तो महाराष्ट्र में होगा। क्यों मनाते हैं? मनाते इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि सृष्टि का जो जन्म है ब्रह्मा जी से हुआ, तो उन्हीं के सम्मान में गुड़ी पर्व मनाया जाता है। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। कब? तो नए वर्ष के शुभारंभ में। ठीक है। किस महीना में? तो चैत महीना में। किस ऋतु में? तो बसंत ऋतु में। आंसर क्या हो गया? गुड़ी पर्व। पूछेगा विशु कहाँ का है? तो असम का है। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 37। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 कहता है, क्या कहता है जी? प्रश्न संख्या 37 कहता है कि बिहार राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक कौन? बिहार राज्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक कौन? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और सबसे पहला नाम बिहार का जो है वो रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर की उपाधि किसे दिया गया है? रामधारी सिंह को, याद रखिएगा। काहे के लिए? रश्मि रथी, उर्वशी, रश्मि रथी, उर्वशी, ओंकार, ये सब जो पत्रिका है किसका है? दिनकर जी का है, रामधारी सिंह दिनकर का है, याद रखना है। और परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा है ना, तो ये सारा क्या है? रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार, परशुराम की परीक्षा, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा हुआ है, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आप जानते हो बिहार में विद्रोह का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था, लेकिन कानपुर में नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने किया था, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया था, याद रखना है। और नाना साहब को जो अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय, अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा 1827 में गोद लिया गया था। किसको? नाना साहब को, याद रखिएगा। नाना साहब एक हिंदू धर्म में व्यक्ति में काफी शिक्षित थे। 1892 में क्या हुआ? निर्वासित जो बाजीराव की मृत्यु जो हो गई, तो ऑलरेडी पेशवा का विरासत इनको मिल गया था। इनको? तो नाना साहब को, याद रखना है। तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था डलहौजी ने हड़प का नीति जो लाया,
इसके तहत ऑलरेडी पेंशन निलंबित कर दिया था। पेंशन क्या कर दिया था? निलंबित कर दिया था। इसलिए आक्रोश हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ, नाना साहब का, याद रखिएगा। तो कानपुर में नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने, है ना। बेगम हजरत महल कहाँ? लखनऊ। कुंवर सिंह कहाँ? जी सर। बिहार। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ? बिहार में। ग्वालियर। चलो, हाँ, झांसी में भी, ग्वालियर में भी किया था हाँ, जो उन्होंने। ग्वालियर झांसी दोनों एक ही है। चलिए नेक्स्ट। झांसी की रानी थी, है ना। चलिए नेक्स्ट वाइज। जी क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, तरलीकृत एलपीजी, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में निम्नलिखित कौन शामिल होगा? प्रियांशु कुमार बताइए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में कौन कौन शामिल होगा? नॉनेन, ऑक्टेन, नाइट्रोजन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, बेंजीन। प्रोपेन और ब्यूटेन सर। जबरदस्त, बहुत पेट्रोलियम गैस। हाँ, एलपीजी है। एलपीजी बताइए, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कौन होगा? एलपीजी, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। एकदम बिल्कुल सही है। ब्यूटेन और प्रोपेन ऑलरेडी ज्वलनशील गैस है, याद रखना है। ठीक है ना। तो हम लोग जो गैस पे के खाना बनाते हैं उसमें क्या होता है? ब्यूटेन है, प्रोपेन है, याद रखिएगा। ठीक है। चलो अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, भारतीय संविधान ने संविधान को कब अपनाया? पॉलिटी पढ़ा रहे थे, बता दिए थे। भारतीय संविधान ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया, 49। है ना। चलो, लेकिन लागू कब किया इसको? 26 जनवरी 1950। 1950, है ना। अधिनियमित कब किया? आत्मर्पित कब किया? 26 नवंबर 1949। लेकिन लागू कब किया पूरी तरह? 26 जनवरी 1950, याद रखिएगा। प्रभावी कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अपनाया कब? तो 26 नवंबर 1949, है ना। 26 नवंबर 1949, याद रखिएगा। ठीक है। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसका चेयरमैन बी आर अम्बेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन? बी आर अम्बेडकर को भारत का संविधान का निर्माता कहा जाता है। बी आर गवई का क्या स्टेटमेंट है आज? बी आर गवई जो भारत का सीरियाई हैं, उनका स्टेटमेंट यही है कि आज भारत में यदि अराजकता नहीं है नेपाल और अन्य दूसरे देशों की तरह, इसके पीछे कारण है कि मिस्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान को इतना खूबसूरत रचना प्रदान किया गया है जिसके आधार पर भारत में इन सारे अराजकता की कोई जगह और स्थान नहीं है। चलो, अभी तो सर सब, अभी अभी जो है सब तो विवाद खड़ा कर रखा है ना सर। उसको करने दीजिए, कुछ होगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। कहता है हाँ, क्या कहता है? उसका कोई जरूरत नहीं है उसका। मतलब कहता है कि बी आर अम्बेडकर संविधान आत्म बनाए, बी एन राव संविधान। चलिए रहने दीजिए, आगे बढ़िए। अब मुंह तुम चुप कीजिएगा। चलिए, कौन सा एक हिस्सा अप्रकाशित फूल की रक्षा करता है? कौन सा एक हिस्सा अप्रकाशित फूल की रक्षा करता है? मतलब जो फूल पूरी तरह नहीं खिलता है उसको ऑलरेडी कौन सा फूल का भाग है जो फूलों की रक्षा करता है? पंखुड़ी, बाइदल, पुंकेसर और परागकोश। क्या होगा? तो क्या होगा? ऑलरेडी, बायदल पुण्य होता है हाँ, ना? बाइदल, इसी को सेपल बोलते हैं, पेटल सेपल। पंखुड़ी के आधार पर बढ़ने वाली सर उसी में छोटे, हाँ, रहता है। छोटे छोटे पत्ती का भाग होता है। और फूल का जो सबसे बाहरी भाग होगा, चक्राकार गोला, उसका निर्माण करेगा। सेपल्स को भी कैलिक्स हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में। हम लोग बॉटनी पढ़े तो उसमें क्या कैलिक्स बोला जाता है, समझ गए। और अक्सर जब फूल खिलेगा तो पंखुड़ियों को यह संभालने का काम करता है, उसी को बाहिदल बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3। अगला पॉइंट,
क्वेश्चन नंबर 42। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारा का मिश्र धातु है? पारा का एलॉय है। तो देखिए, पारा का एलॉय पीतल, अमलगम, चांदी और ऑलरेडी क्या होगा? नाइक्रोम। क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्या पारा मिश्र धातु है चांदी का सर? पारा मिश्र धातु किसका है? चांदी का है ना? चांदी का। यानी पारा क्या है? लोहे के छोड़कर सभी धातुओं के साथ पारा को यदि मिलाइएगा तो मिश्र धातु बनेगा, है ना? याद रखना है। चांदी और जस्ता ये सब ऐसा धातु है जो ऑलरेडी रिएक्ट करेगा। दांत का जो डॉक्टर होता है, खोखले दांत में क्या भरता है? पारा भरता है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑलरेडी चांदी हो जाएगा। चलिए, अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 43 कहता है 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ी गई? 1992 में भारतीय संविधान में 11 कौन सी अनुसूची को जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के तहत। अच्छा, 73वें संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया? 12वीं को, है ना? 11वां का संबंध पंचायत से है और 12वां का संबंध किससे? नगर पालिका से, है ना? नगर पालिका से। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं। नेक्स्ट पूछेगा आपसे कि भाषा का संबंध किस अनुसूची में? तो 8वीं में। पूछेगा कि किसी भी विषय को न्यायालय में नहीं चुनौती दिया जा सकता, इसका चर्चा किस अनुसूची में? तो 9वीं में। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जीवाणु का नाम बताइए जो पेचिश का कारण बनता है। उस जीवाणु का नाम बताएंगे जो पेचिश का कारण बनता है। चलो, डिसेंट्री का कारण बनता है, मतलब कौन सा बैक्टीरिया है जिससे ऑलरेडी लूज मोशन और वोमिटिंग दोनों होता है? सिगेला, स्टेटोकोकस बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलरी और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। चलिए, इसका आंसर दीजिए। श्वेता कुमारी, इसका आंसर दो। स्ट्रेप्टोकोकस शायद। स्ट्रेप्टोकोकस तो नहीं होगा। नहीं पता सर। चलिए, तो आप जानते हो ऑलरेडी ये पेचिस क्या होता है? एक प्रकार से पेचिस जो होता है ये लूज मोशन होता है, याद रखना है। और ध्यान में रखेंगे, इसको ऑलरेडी कॉलरा भी बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसमें क्या होता है कि विब्रियो कॉलरी एक ऐसी बैक्टीरिया है जिसे ये बीमारियां होती है और ऑलरेडी आपका पेट इससे खराब होता है। इसमें क्या होता है? पेट में दर्द होता है और दर्द होगा तो क्या होगा? ऑलरेडी आपका लूज मोशन भी होगा और वोमिटिंग भी होगा। तो एक रूप से ये हैजा में काम करता है, लेकिन इसमें डबल इसमें बैक्टीरिया है। डबल बैक्टीरिया का मतलब ऑलरेडी आपका अमीबा का भी इसमें अटैक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब डबल बैक्टीरिया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिगेला। सिगेला भी अपने आप में एक बैक्टीरिया का समूह है
जिसे ऑलरेडी एंटामीबा हिस्टोलिका भी कहा जाता है। और ये पेचिस का बहुत बड़ा कारण है, याद रखिएगा। तो ये ना होते हुए इसका फाइनल आंसर क्या होगा? शिगेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। 45 का आंसर दीजिए, बड़ा सरल क्वेश्चन है। 45 का आंसर दीजिए, बड़ा सरल है। 45 कहता है कि पांडवानी लोक गायन शैली जो राज्य में लोकप्रिय है, पांडवानी कहाँ का है बताइए? पांडवानी डांस कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का है ना। पांडवानी है वो छत्तीसगढ़ का, याद रखना है। मध्य प्रदेश में भी, लोकसभा में भी प्रचलित है, यह ध्यान में रखेंगे। पूछेगा पांडवानी से संबंधित एक कलाकार का नाम बताइए, तो तीजन बाई। तीजन बाई जो डांसर जो थी वो कहाँ किससे संबंधित थी? तो पांडवानी से, याद रखिएगा। पांडवानी, यह ध्यान में रखेंगे। और इस नृत्य को जापान में भी अवार्ड किया गया है। जापान भी इस नृत्य को पुरस्कृत किया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 46 भी ऑलरेडी क्वेश्चन बड़ा हल्का है। आज मैं साइंस कॉलेज में ले रहा था क्लास, इसमें क्वेश्चन आया था। काली मिट्टी में कौन सी फसल उगती है बताइए? कपास सर, कपास। हाँ, काली मिट्टी ऑलरेडी कहाँ पाया जाता है? तो ये देख लीजिए, इस क्षेत्र में पाया जाएगा। इसमें, तमिलनाडु, हाँ, इसमें महाराष्ट्र। आयरन भी होगा, एल्युमिनियम भी होगा, पोटेशियम भी होगा, नमी धारण की क्षमता अधिक होगी, मिट्टी भुरभुरी होगी। इसे रेगूर मिट्टी कहा जाता है, इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये ब्लैक सॉइल है, याद रखेंगे। तो ये कपास के लिए, गन्ना के लिए, तंबाकू के लिए काफी प्रसिद्ध मिट्टी है, याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य रूप से कपास, इसलिए इसको काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। 69वीं बीपीसी का ही क्वेश्चन था कि काली कपासी मिट्टी किसको कहा जाता है? तो काली मिट्टी को, चलो रेगूर मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया? तो आप जानते हो स्वराज पार्टी कब बना था? स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन में गांधी जी जब आंदोलन को वापस ले लिए थे, सियादास मुत्तन। है ना, तो कुछ नेता ऑलरेडी अनवाइड हो गया था। तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में एक स्वराज पार्टी का गठन किया गया था सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कब? 1922 में कि 23 में? 1923 में, 1 जनवरी 1923, याद रखिएगा। ठीक है, ये अलग बात है कि 1930 में कांग्रेस में विलय हो गया इसका। स्वराज पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया 1930 में, मतभेद खत्म होने के बाद। ठीक है, उसको समझ में आया कि गांधी क्यों वापस लिया असहयोग आंदोलन को, तो क्या हो गया? मिलन हो गया। सो सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, 1923, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, देखो बीपीएससी का क्वेश्चन है, बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है? बोलिए। कार्तिक पूर्णिमा। हाँ, कौन सा महीना भी चल रहा है जी? ये अक्टूबर चल रहा है। हाँ, कार्तिक। अरे कार्तिक, कार्तिक सर, कार्तिक। कार्तिक चल रहा है ना। तो देखिए पूर्णिमा आएगी आपको ऑलरेडी 5-6 तारीख को, माने नवंबर को। तो सेनपुर मेला का ऑलरेडी उद्घाटन वहीं पर होगा कार्तिक पूर्णिमा को, याद रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ये कार्तिक पूर्णिमा के 3 ऑलरेडी शुरुआत होती है, आयोजन किया जाता है। गजग्राह कहानी से
संबंधित है, ध्यान में रखना है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है बाबा हरिहर नाथ की पूजा यहाँ होती है। पूछेगा कि भारत में पहली बार शिव और वैष्णव का मूर्ति एक साथ कहाँ मिला है, बोलिए। शिव और हरिहरनाथ में। हरिहर, हरिहर है ना। हरि का मतलब क्या, विष्णु। हर का मतलब क्या, शंकर। तो दोनों की मूर्ति एक साथ गुप्त काल में है ना, तो हरिहर नाथ नाम पड़ा, समझे। तो ये ऑलरेडी पहली बार आपका हाजीपुर सोनपुर, समझ गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है ना। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि 49 वर्ष 1920 में मूक नायक एक समाचार पत्र हुआ करता था। तो मूक नायक समाचार पत्र का शुरुआत किसने किया। मूक नायक समाचार पत्र का शुरुआत किसने किया। महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फूले, दादा भाई नौरोजी और बी आर अम्बेडकर। बताइए जल्दी से कौन। मूक नायक समाचार पत्र का शुरुआत ऑलरेडी बी आर अम्बेडकर के द्वारा 1920 में किया गया था। इनका पहला अखबार था, याद रखिएगा, अम्बेडकर का, समझ गए, पहला अखबार। और बाद में बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत, ये 4 समाचार पत्र का उन्होंने शुरुआत किया था। किसने, तो ऑलरेडी अम्बेडकर ने, समझ जाइए, ठीक है। तो ऑलरेडी ध्यान में रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का था, देश का कौन से प्रमुख शहर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से जुड़ा हुआ नहीं है। देश का कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है ना। या और या, तो आंसर क्या है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ठीक है, जुड़ा हुआ है। तो पहला बिल्कुल सही है, पहला इसका आंसर होगा, पहला होगा ना जी। ये दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, तो आंसर 1 होगा ना। और आंसर 1 होगा ना। यस सर। क्या कह रहे हैं, देखिए, ये दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ये चतुर्भुज स्वर्णिम चतुर्भुज 2001 में शुरू किया गया था मिस्टर वाजपेयी के द्वारा, याद रखना है, ठीक है। और इसका मकसद है कि चारों शहरों को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चारों शहरों को आर्थिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी और एग्रीकल्चर ओरिएंटेड सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, चारों को जोड़ दिया जाए, इसी का मतलब था। चलिए, तो उत्तर हो जाएगा 50 का 1। अगला पॉइंट 51, क्वेश्चन नंबर 51, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता, किस आर्टिकल के तहत, किस आर्टिकल के तहत,
61 के तहत जो हम लिख रहे हैं दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? चलो ठीक है, और ऑलरेडी हो गया 61। पूछेगा कटौती प्रस्ताव क्या है। देखिए, कटौती प्रस्ताव विपक्ष लाती है कब? जब जब कोई सरकार किसी मद में एक निश्चित राशि से अधिक राशि रखे और उसका मंशा भ्रष्टाचार करना हो और उसमें कटौती की मांग करता हो। यदि कटौती प्रस्ताव पारित हो जाती है तो सरकार पर संकट छा जाती है, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, याद रखना है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव वैसा प्रस्ताव है जिसमें यदि विपक्ष को लगता है कि सरकार के पास ऑलरेडी शासन करने के लिए निश्चित बहुमत नहीं है, उस परिस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, याद रखिएगा। प्रतिबंध प्रस्ताव ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ऑलरेडी आंसर क्या हो जाएगा? 51 के 4। चलिए आगे 52, क्वेश्चन नंबर 52। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होगा? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी